तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आखिरी दौर पे पहुंच चुका है ये पड़ाव। डे 47 की वीडियो आज हम डालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और सिर्फ 4 वीडियो दूर हैं हम। आज की वीडियो मिला के इसके बाद सिर्फ 3 वीडियो और हैं। 2 दिन से वीडियो डाल नहीं पाया, तो आज 2 या 3 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। और कल 20 तारीख तक कोशिश है कि सारे के सारी हमारी वीडियोस जो है अपलोड हो जाएंगी। और आपके पास पूरा एक मंथ बचेगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 22 तारीख से आपके जेई के एग्जाम्स भी हैं। तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और अपना एक बार ये सारी वीडियोस देख के जाइए ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तभी आप बाकी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू बाइंडिंग एनर्जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें क्या होता है, हमें मास गिवन होता है। जैसे हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो वहां पर हमें कुछ मास गिवन होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 मास है, हीलियम का जो है आपके पास 4 मास है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉरी, हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से हमें मास दिए हुए हैं। तो ये जो होता है ये हमारा मोलर मास है, ठीक है। हम इस मोलर मास के ऊपर बात करेंगे। इस मोलर मास के ऊपर हम बात करेंगे तो मोलर मास के अंदर हमने क्या करना है। मोलर मास में हमने क्या करना है, मोलर मास में हमने ये देखना है कि एक्चुअल मास क्या बनना चाहिए था और मोलर मास में क्या डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली वही एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फटाफट थोड़ा सा आपको ना ब्रीफ समझा देता हूँ। ए जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, जिसको हम मास नंबर भी बोलते हैं। और ये कैसे निकलता है, ये निकलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके, है ना। हम सिर्फ नंबर ऐड कर देते हैं, हम इनका मास 1 मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में मास 1.00 समथिंग होता है। वो समथिंग कहते हो आप, बहुत छोटा होता है इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। 1.00855 AMU, 1.0078 AMU। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इससे फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे ना निकाल के इसको अलग तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, कितना इसका मास है, मास ऑफ प्रोटॉन नोट करेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन नोट करेंगे। ये आपको गिवन होगा सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर। मास ऑफ प्रोटॉन नोट करेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन नोट करेंगे, और उनको एक्चुअल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल नंबर। जेड इज एटॉमिक नंबर। इसके इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो कैसे निकलते हैं, A-Z, ऐसे निकलते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल मास क्या आना चाहिए, एक्चुअल मास आना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन इंटू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जेड के इक्वल होते हैं। तो ZMP, ठीक है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल है, A-Z के इक्वल। तो ये हमने नोट कर लिया। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, माइनस जो मोलर मास वहां पे हमें गिवन था, जैसे ये 4 गिवन था, ये हम माइनस कर देंगे। या कार्बन का निकाल रहे हैं, कार्बन का 12 गिवन था, तो वो हम निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हम निकालते हैं। इसको बोलते हैं क्या, मास डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट, ठीक है। बहुत स्मॉल सी वैल्यू आती है बट बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से आगे हमारा क्या निकलेगा, बाइंडिंग एनर्जी निकलेगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो न्यूक्लियस लगाती है अपने अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनको रोकने के लिए, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस एनर्जी लगाती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंड कर रही है जिससे उसको। या हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो हमें लगानी पड़ेगी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ठीक है। देखो दोनों बातें एक जैसे, मेरी जितनी पावर है उतनी पावर से ज्यादा आपको लगानी पड़ेगी मुझे तोड़ने के लिए, मुझे हराने के लिए, है ना। तो सिंपल सा फंडा वही है, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच न्यूक्लियस अप्लाइज ऑन द न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, ठीक है। वही चीज है। अब बाइंडिंग एनर्जी हम निकालते कैसे हैं, हमने ये मास डिफेक्ट निकाल लिया। इस मास डिफेक्ट को हम बोलते हैं डेल्टा एम। और हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जो हमें सबको पता होता है, सर आइंस्टाइन की जब हम बात करते हैं तो आइंस्टाइन का एक बहुत सिंपल सा फिनोमिना जो एवरी वन नोज, ई इज इक्वल टू MC², उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा MC²। अब देखो डेल्टा एम बहुत छोटा था, लेकिन जब उसको हम C² से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और बता दूं, जब आप AMU और C² को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पर हम जो वैल्यू यूज करते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड 931 MeV। ये हम यहाँ पर यूज करते हैं।
ठीक है। सी स्क्वायर और एएमयू को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां से हमारे पास 931 MeV आ जाता है। तो हम डेल्टा एम जो भी नंबर आएगा 0.001 0.002 या जो भी नंबर आ रहा है उसको 931 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। एक और चीज यहाँ पर हम निकालते हैं विच इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब है कितने उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल थे। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है, और उन दोनों का नंबर अगर हम देखें तो वो ए के इक्वल होता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा बनता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय द मास नंबर और एटॉमिक मास। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया। अब हम चल रहे हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर जो है हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रहा आपके सामने। इस कर्व को आपने समझना है और इसको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा इस चीज को कि हमने कैसे कैसे समझना है और क्या क्या इसके अंदर अप्लाई करना है। ये जो हमारा कर्व है ये एटॉमिक मास का है, मास नंबर। ठीक है। और यहां पर आपको दिख ही रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय द एटॉमिक मास। ठीक है। एटॉमिक मास बेसिकली हम यहाँ पे नहीं बोलते, यहाँ पर हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज न्यूक्लियन। ठीक है। तो हम वो चीज बोल रहे हैं। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, तीन पार्ट में ये ग्राफ हमारा डिवाइड होता है। पहला होता है अप टू मास नंबर 20, अप टू मास नंबर 20। तो मास नंबर 20 तक आप देखिए यहां पर आपको क्या मिल रहे हैं, स्टीप पीक मिल रहे हैं। ये स्टीप पीक से क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन 1 है ये कम स्टेबल है, इसकी एनर्जी बहुत कम है। इससे ऊपर जा रहा है हाइड्रोजन 3, यानी कि जो ट्रिटियम है उसका आइसोटॉप है वो ज्यादा स्टेबल है इससे। उसके ऊपर चला गया लिथियम। लिथियम जो है कम स्टेबल है, हीलियम ज्यादा स्टेबल है। देखो हीलियम ऊपर है ना, ये नीचे है। फिर कार्बन ऊपर है, नाइट्रोजन नीचे है, ऑक्सीजन ऊपर है, या ऑक्सीजन ऊपर है और ऑक्सीजन का ही दूसरा आइसोटॉप ऑक्सीजन 18 नीचे है। मतलब जो ऊपर है वो स्टेबल है। ये जो ऊपर है पीक्स पे है, जो ये स्टीप पीक्स, दीज ऑल आर स्टेबल, दीज ऑल आर स्टेबल। तो ये चीज बता रहा है कि ये जो है इंटरमीडिएटरी स्टेज पे है। तो ये फटाफट से कोशिश करते हैं हाइड्रोजन जो है ड्यूटेरियम में ट्रिटियम में कन्वर्ट होके वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, और देन दे कंबाइन टू फॉर्म हीलियम ताकि और स्टेबल हो जाए। लिथियम जो है कंबाइन होके किसी से कुछ कंबाइन होके वो जो है कार्बन की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ये जो छोटे वाले हमारे पास हैं ये क्या करते हैं, फ्यूज होने की कोशिश करते हैं। एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज होना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंस टू फॉर्म हीलियम विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन के अंदर भी यही प्रोसेस चल रही है। हाइड्रोजन बॉम्ब का जो है यही कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंस टू फॉर्म हीलियम, ताकि उनकी एनर्जी जो है स्टेबल हो जाए, बेटर हो जाए। उसके बाद मास नंबर 20 से, यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं मास नंबर 20 से ऑलमोस्ट 120 तक, ऑलमोस्ट 120 तक, ये वैसे 125 बनेगा अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करूं तो कोई बात नहीं है। ऑलमोस्ट मास नंबर 120 तक ये जो है ऑलमोस्ट इंक्रीज होती रहती है। यू कैन से इट इज इंक्रीजिंग। और मैक्सिमा जो इसका आपको मिल रहा है वो मिल रहा है आयरन पे। आयरन पे इसकी वैल्यू आती है 8.8 MeV। इसका मतलब ये है कि आयरन का जो न्यूक्लियस है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयरन रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन करने वाली बात इलेक्ट्रॉन पे है। हम बात कर रहे हैं कि वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर रिएक्शन में आयरन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। ना वो न्यूक्लियर फिजन में जाएगा ना वो न्यूक्लियर फ्यूजन में जाएगा। तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करता बिकॉज वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। उसको तोड़ने के लिए आपको 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, तब वो जाके टूटेगा। उसके आसपास आप देखिए धीरे धीरे जो है, देखिए बहुत इस कर्व में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो ये 8.8 से 8 के बीच में ये जो गैप है आपका ये वाला, इसी गैप के बीच में आपके ये मोस्टली फिर रहे हैं। तो यहां से लेके यहां तक का जो ये सफर है, यहां पर हम इन सब को मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस की कैटेगरी में डालते हैं। हम कहते हैं कि ये जितने भी न्यूक्लियस हैं ये ऑलमोस्ट स्टेबल है। और वैसे अगर मैं इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल की बात करूं तो वो हमारा आयरन आता है। ठीक है। आई होप यहां तक सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट, 120 मास नंबर से हम ऊपर जा रहे हैं 200 प्लस के आसपास। अब जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है, मास नंबर बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। देखो न्यूक्लियस छोटा सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का आपको पता है रेडियाई कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर में होता है। फर्मी मीटर में या फेम्टोमीटर जिसको हम बोलते हैं उसमें होता है। कमरा उतना ही बड़ा है,
लेकिन लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा आते जा रहे हैं, तो क्या होगा, कोलिजन होगा। साइज उतना ही है न्यूक्लियस का, लेकिन अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे टूटने के ऊपर आ जाएगा, और अब जो है आगे जाके ये अनस्टेबल हो जाएंगे, और बेसिकली ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाएंगे। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, जो अपने आप ही टूट जाते हैं, स्वतः विखंडित होने वाले, अपने आप टूटने वाले, ठीक है। सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, सेल्फ डिके हो जाता है जिनका, उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। तो ये सब कहां पर जाएंगे, ये सारे जो है हमारे यूज होंगे न्यूक्लियर फिजन में। न्यूक्लियर फिजन में, जिसके ऊपर बेस्ड हमारा एटॉमिक बॉम्ब होता है, चेन रिएक्शन होती है, तो वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस ग्राफ से ये पता चलता है कि छोटे वाले क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी कम है, वो अपने आप में कंबाइन होकर एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं। बड़े वाले क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। बीच वाले ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज वहां एनर्जी जो है फिक्स रहती है, ऑलमोस्ट जो रेशियो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, वो ऑलमोस्ट एक बैलेंस सा रहता है, इसलिए वो जो है सारे के सारे स्टेबल में काउंट होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा यही टॉपिक था, बाइंडिंग एनर्जी। और फटाफट से मैं और भी वीडियोस जो है अपलोड कर दूंगा, ताकि 20 तारीख तक हमारी सारी की सारी 50 टॉपिक्स की वीडियो जो है अपलोड हो जाए। आप उनको पढ़िए, समझिए, ताकि आपका जेई बहुत अच्छा जाए। और सबसे मेन टारगेट हमारा है सीबीएसई, आपके वहां पर भगवान करे 90+ नंबर आए। और अगर आपके नंबर आते हैं 90+ मेरी वीडियो देखने की वजह से, डू मैसेज मी, आई विल गिव यू अ ट्रीट, नो इश्यूज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।